हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सीबीटी क्लासेस पर, है ना। और आज लेक्चर नंबर 4 है हमारे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि किरण आरेखों का प्रयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण, है ना। किरण आरेखों द्वारा गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण किस प्रकार करते हैं, है ना। इसके हमारे 3 रूल हैं कि कोई अगर आपतित किरण कहाँ से तो आ रही है और परावर्तित होने के बाद कहाँ को हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए हमें हमारे पास 3 रूल हैं। इन 3 रूल से ही हम कोई भी किरण आरेख या प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, वो इन 3 रूल से ही हम बताएंगे। कौन कौन से हैं? पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा भी है, वो बताएंगे। पहले इन दो को पढ़ते हैं कि होते क्या है। पढ़ क्या रहे हैं हम कि किरण आरेखों का प्रयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, है ना। चलो तो फिर शुरू करते हैं हम। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण की मुख्य अक्ष, पिछले लेक्चर में बताया था कि मुख्य अक्ष होता है हमारा ये वाला, है ना, कि सेंटर और फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष, इसके समांतर चलने वाली ये रही समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित हुई, ये मुख्य फोकस से होकर, ये क्या है हमारा मुख्य फोकस, है ना, कि मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन ये वाला जो है ये अवतल दर्पण में है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण के लिए कि आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से गई, परावर्तित होने के पश्चात एक ऐसे चली गई, है ना। तो जब हम इस वाली रेखा को पीछे की ओर हटाएंगे तो ये मुख्य फोकस पर मिलेगी, यहाँ इस इधर, क्योंकि जो उत्तल दर्पण में फोकस होता है मुख्य वो इधर की साइड, और अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो हमारा इधर की साइड, है ना, कि ये अवतल है और ये वाला क्या है उत्तल दर्पण है हमारा। आई बात समझ में कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल में तो होकर जाएगी मुख्य फोकस से परावर्तन के पश्चात, और उत्तल में क्या है कि आती हुई प्रतीत होती है। देखो ऐसा हो रही ना, ये ऐसे जब पीछे की ओर हटाएंगे तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। ये था हमारा पहला रूल। इन रूल के हिसाब से ही हम क्या करते हैं कि अपनी प्रतिबिंब का निरूपण करते हैं हम गोलीय दर्पणों में, ठीक है। कि जब ये वाला आगे आगे जैसे समझाएंगे ना, आगे आएगा एक और टॉपिक, उसमें बताएंगे हम, उसमें सारा का सारा यही है। रूल नंबर 2 है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किसमें, अवतल दर्पण में। ये वाला कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली ये आई, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली ये रही। बताया था ना कि इसमें फोकस इधर की ओर होता है, तो मुख्य फोकस की ओर ये रही, ये रही यहाँ पर ये जा रही है। जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस की ओर जाएगी। ये वाला इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में ये जा रही, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली ये रही। प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष था, इसके समांतर हो गई। ये वाला मुख्य अक्ष था, ये वाली इसके समांतर हो गई, है ना। आई बात समझ में। उसमें क्या था कि इसमें समांतर चल रही थी और मुख्य फोकस से होकर जा रही थी। इसमें क्या था कि मुख्य फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, है ना। इन्हें आप लिख लो अपनी नोटबुक में, इनका आगे यूज होगा। लिख लो भाई जल्दी ना फटाफट, आगे इनका यूज होना है तुम्हारी इसमें। जो भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे आगे कि किस प्रकार कोई भी किरण कहाँ से जाती है, कहाँ से इसे लेकर जाना, लिख लो जल्दी भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर रूल नंबर 3 पे चलते हैं हम अपने। लिख लिया आपने। अब हमारा ये वाला रूल नंबर 3 है इसका, कि रूल नंबर 3 कहता है हमारा इसका कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, ये वाला अवतल ये वाला उत्तल दर्पण, कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली ये वाली, ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है ना इस प्रकार, और ये वाली इससे जा रही है
उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कि जो भी किरण हमारी इस सेंटर से आएगी, है ना, वो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। और ऐसे ही उत्तल दर्पण में क्या है कि जो भी किरण हमें सेंटर की ओर आती हुई प्रतीत होगी वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये हमारा इसका रूल नंबर 3 था। इन तीनों रूल से ही हम आगे प्रतिबिंबों का निरूपण करेंगे, है ना। ये वाले तीनों के तीनों रूल ध्यान रखना। अब मैं इसे रफ करता हूँ। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। इसे हम एक काम करते हैं कि इसे हम पीडीएफ से पढ़ाते हैं, है ना। हाँ, पीडीएफ से सही रहेगा ये, क्योंकि इसमें समझ में आएगा। इसमें अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा इसमें कि खाली डायग्राम बना दिया, आपको समझा दिया, उससे समझ में नहीं आने का। इसकी एक पहले पीडीएफ बनाते हैं, उस पीडीएफ से फिर आपको जब एक वीडियो अपलोड करेंगे इसकी। इसे इसलिए फिलहाल के लिए स्किप करते हैं इस वाले टॉपिक को। पढ़ाएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि पढ़ाने के नहीं, पढ़ाएंगे जरूर कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम कि अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के उपयोग बताओ भाई, उपयोग कौन कौन से हैं इसके, लिखो भाई। इसका पहला उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का पहला उपयोग है कि इसका डॉक्टर क्या काम करते हैं कि गले, नाक, दांत इन सब के निरीक्षण के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस चीज के लिए? कि आँख, दांत, नाक, गले इन सब का निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर आँख, नाक, दांत, गले आदि के निरीक्षण के लिए, आदि के निरीक्षण के लिए, है ना। दूसरा बताओ भाई इसका उपयोग। दूसरा उपयोग बताओ भाई जल्दी, इसका दूसरा उपयोग कहाँ होता है? और बताओ जल्दी सोच कर, जल्दी बताओ। 1 रुपये की टॉफी मिलेगी फिर आपको। चलो मैं ये लिख देता हूँ, ये जब मोटर कार हो रेल के इंजनों में, है ना, कि मोटर कार और रेल के इंजनों में, किसमें? लैंपों में। मोटर कारों रेल के इंजनों के लैंपों में, मोटर कारों रेल के इंजनों के लैंपों में, है ना। एक और लिख लो इसका थर्ड। बताओ थर्ड, पहले तो ये बताओ तो भाई जल्दी सोच कर। तीसरा उपयोग बताओ जल्दी, इसका तीसरा उपयोग जल्दी 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 बताओ साहब। सौर भट्टियों में
सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, एक और इसका टेबल लैंपों में, ये चार काफी है वैसे आपके लिए। बाकी आप अपने हिसाब से जहां से भी आपको और भी जो भी पता लगता हो वो अपनी इसमें लिख लियो। अवतल दर्पणों का उपयोग क्या है कि पहला, डॉक्टर आंख, नाक, दांत, गले आदि के निरीक्षण के लिए करते हैं। दूसरा, मोटर कार और रेल के इंजनों के लैंपों में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। चौथा है टेबल लैंपों में, है ना, टेबल लैंपों में। लिख लो ना जल्दी भाई। चलो अगला लिखते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग। किसके? उत्तल दर्पणों के उपयोग। लिख लो, ये वाला है उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों के उपयोग, हेडिंग डालो सही भाई, उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों के उपयोग। बताओ भाई इसका कोई पहला उपयोग, बताओ जल्दी भाई, जल्दी 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 बताएंगे सभी बच्चे जल्दी कि पहला उपयोग क्या है उत्तल दर्पणों का, जल्दी। उत्तल दर्पण का उपयोग बाइक, मोटर कारों के साइड दर्पण में होता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा बताओ भाई जल्दी, सही बच्चे जल्दी बताएंगे दूसरा, जल्दी जल्दी। उत्तल दर्पण का उपयोग गली या बाजारों में लगे हुए लैंपों में होता है। पहला क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग बाइक, मोटर कारों के साइड दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली या बाजारों में लगे हुए लैंपों में होता है। तुमने देखे होंगे जो लैंप लगे हैं जिनसे लाइट मिलती है हमें सड़कों पे, जैसे चांदने रहते हैं ना, चांदना की सड़कों पे लगे रहे हैं, वो ये क्या है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग हो रहा है। ये दोनों फटाफट लिख लो, ये काफ़ी है आपके लिए। फिर अगली टॉपिक की ओर चलते हैं हम। गोले दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी, कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज होगा, पॉजिटिव कहाँ पे होगा और निगेटिव कहाँ पर होगा। क्या अगली हेडिंग हमारी, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी।
गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी कि कहाँ पर कौन सा साइन यूज होना है, कि पॉजिटिव कब यूज होगा और नेगेटिव कब यूज होगा। हेडिंग डाल लो सभी आप जल्दी से, जल्दी डाल लो भाई। आप सब देखिए कि आपके सामने मैंने एक चिन्ह परिपाटी बनाई है ना। चिन्ह परिपाटी है क्या, कि इस सब का जो यूज है वो तुम्हारे न्यूमेरिकल में होने वाला है, कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, वो सभी सारी चीज इस पूरी की पूरी टेबल में दिया हुआ है। इन सब का यूज तुम्हारे न्यूमेरिकल में होगा, इसलिए उन्हें ध्यान से देख लियो कि फोकस दूरी उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में धनात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक। वस्तु की दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा, आपको ध्यान देना है कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लेनी है ना। चाहे पहाड़ पलट जाए, कुछ हो जाएगी, वस्तु की दूरी हम अपने को तो माइनस में रखनी है न्यूमेरिकल में। जहाँ भी वस्तु की दूरी आएगी उसे माइनस में लेकर रख दियो। और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी लागू नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं होता, आभासी। और अवतल दर्पण में ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब धनात्मक होगा उत्तल दर्पण में, और इसमें भी धनात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई लागू नहीं, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हमें पता नहीं, और अवतल दर्पण में ऋणात्मक। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई इसमें उत्तल दर्पण में धनात्मक और अवतल दर्पण में धनात्मक, है ना। आई समझ में? ये सारे के सारे न्यूमेरिकल में यूज होंगे तुम्हारे। अवतल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण में आप देख भी रहे होंगे कि फोकस दूरी भी ऋणात्मक। आसान है ना, याद करने का तरीका बताता हूँ कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक, है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई भी ऋणात्मक, यानी कि वास्तविक वाले दोनों ऋणात्मक है और आभासी वाले दोनों धनात्मक, यानी कि सिर्फ इसमें आभासी वाले धनात्मक है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में कि हमें वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक लेनी है, और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी और वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई लागू नहीं है उत्तल दर्पण में, और बाकी सारे के सारे क्या है, धनात्मक। इन आप सारे के सारे को नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, आगे काम में आने वाले हैं न्यूमेरिकल में। अगली टॉपिक है हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। यह भी इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, इसका भी यूज आपके न्यूमेरिकल में ही होना है कि F इज इक्वल्स टू R/2, कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम बोल दें कि R इज इक्वल्स टू 2F, कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और ये समझ बात कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है कि F जो है R/2 है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा है, और यह कह दे कि R जो है वक्रता त्रिज्या वो तुम्हारी फोकस दूरी की दोगुनी है। इसे लिख लो आप। ये तो समझ में आएगा होगा। ये क्या है, F क्या है, फोकस दूरी। F क्या है, फोकस दूरी, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या। अगला टॉपिक है हेडिंग डाल दो आप। क्या है अगला टॉपिक कि FUV में संबंध दर्पण के लिए, उसका भी न्यूमेरिकल में यूज है। गोले दर्पण के लिए UVF में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए
एफ यू वी में संबंध, एफ यू वी में संबंध। बता सकता है भाई क्या संबंध है इनके बीच में, एफ के, यू के और वी के बीच में। अब ये मत पूछने लग जाइए कि सर एफ यू वी है क्या, कि सर पहले ये तो बता दो कि आपने संबंध तो पढ़ाने लगे कि ये तो बता दो कि एफ यू वी है क्या ही, है ना। ये तो पता चाहिए, पता नहीं तुम्हें पता होगा यार इतनी चीज तो। बताओ भाई, पता होगा यार, जल्दी बताओ, जल्दी भाई जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। वन बाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। ये रहा हमारा संबंध कि वन बाई एफ फोकस दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की है, ये वस्तु है यू, है ना। कि ये फोकस दूरी, ये वस्तु की दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, ये इनके बीच में क्या है संबंध। गोले दर्पणों के लिए एफ यू वी में संबंध की वन बाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। और यू क्या है हमारी वस्तु की दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब और एफ क्या है फोकस दूरी। इसे लिख लो आप, इन सबका यूज जो होगा हमारे न्यूमेरिकल में होगा। और आगे चलते हैं हम अगले नए हेडिंग के लिए कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, इंग्लिश में बोले तो लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, बताओ बच्चों जल्दी क्या होता है। चलो कोई नहीं, से लिखवा देते हैं इसके नियम कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, कैसे लंबवत, कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार देखो क्या कहा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये था ना मुख्य, जैसे गोलीय दर्पण है ये वाला मुख्य अक्ष, इसके लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखते हैं। इसे छोटे m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और देख लो कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है, ये वाला मुख्य अक्ष, इस वाले मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को
रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लिखेंगे जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। क्या लिखेंगे कि इसे m से लिखते हैं। m के लिए फॉर्मूला है m क्या है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन m इज इक्वल्स टू क्या कहा कि इस डेफिनेशन में से फॉर्मूला बनेगा इसका, ये कहा ना कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। प्रतिबिंब की लंबाई को लिखेंगे h डैश और इसे लिखेंगे h, है ना, कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। वही प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखियो कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये वाली क्या है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। जल्दी लिख लो आप इसे भाई, जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे होंगे वहीं पर इसे लिख लो आप, तुम्हारे बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वाला टॉपिक भी। रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसकी कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई तुम्हारी कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसमें एक चीज और लिख लो कि आवर्धन का परिमाण, कि आवर्धन का परिमाण प्रतिबिंब का आकार। अभी बताते हैं कि हो क्या है, क्या है ये प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब का आकार, आवर्धन का परिमाण। यदि m का जो वैल्यू है वो हमारी 1 के बराबर आती है, m यानी कि आवर्धन की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आती है, या 1 से बड़ी या 1 से छोटी, है ना, कि आवर्धन का परिमाण यदि हमारी m की वैल्यू बड़ी आती है 1 से, या m के इक्वल्स टू आती है, या m से m की वैल्यू 1 से छोटी आती है, तो प्रतिबिंब का आकार हमारा कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो हम लिखेंगे इस पे, कि आवर्धन की वैल्यू अगर m 1 के बराबर आता है तो हमारा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, यदि m हमारा 1 से बड़ा आता है तो हमारा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, यदि m की वैल्यू हमारी 1 से छोटी आती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वो सारी हम लिखेंगे इसमें। चलो भाई बताओ कि अगर आवर्धन 1 के बराबर आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब जो होगा हमारा वो वस्तु के आकार का होगा। कैसा, वस्तु का आकार, वस्तु के आकार के जितना होगा। और यदि 1 से बड़ा आता है तो वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और यदि 1 से छोटा आता है तो वस्तु के आकार से छोटा होगा। है ना, कि यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर आया तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, 1 से बड़ा आया तो वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, 1 से छोटा आया तो वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इन्हें भी अपने नोटबुक में लिख लियो, ये भी तुम्हारी न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आवर्धन। आज के लिए इतना शायद काफ़ी है, या एक काम करें कि आज एक न्यूमेरिकल कर लें। वैसे तो एक न्यूमेरिकल की अलग क्लास लेंगे, है ना, कि जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट जो भी तुम्हारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल उसमें हम कराएंगे। लेकिन आज एक न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं, फिर अगली क्लास में शुरू करेंगे हम अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। फिलहाल इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, एक न्यूमेरिकल, है ना। चलो देखिए आप, एक न्यूमेरिकल है ये वाला कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा है, अवतल, और उसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है ना। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि जिसमें फोकस दूरी हो और उसमें वस्तु की दूरी हो और प्रतिबिंब हो, है ना, बताया था संबंध कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये वाला तुम्हें फॉर्मूला बताया था अभी पीछे की, एफ वी यू में संबंध। तीनों चीज में से एक चीज पूछ रखी है मैं, दो चीज गिवन है ना, कि फोकस दूरी दी हुई है और वस्तु की दूरी दी हुई है और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रखी है। तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर पाएंगे। क्या दिया कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, एफ फोकस दूरी कितनी दी थी, 20 सेंटीमीटर। अब हमें जो पीछे हम अपनी एक चिन्ह परिपाटी पढ़ के आए थे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस चीज माइनस की होती है, पॉजिटिव माइनस, तो माइनस की ली जाएगी फोकस दूरी। और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी मैंने आपको बताया था कि चाहे पहाड़ पलट जाएगी वस्तु की दूरी तो माइनस ही लेनी है, तो -30 सेंटीमीटर। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम अपनी कि 1/f यानी कि -20, 1/v प्लस 1/u, यू है -30, तो 1/-20 प्लस 1/30 1/v, है ना, कि ये माइनस का है ना, तो माइनस का इधर आकर पॉजिटिव हो गया, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/-20 प्लस 1/30। ठीक है, एलसीएम लेंगे आप इसका, एलसीएम आएगा 60, 30 20 का एलसीएम 60, 30 माइनस के 2 माइनस के 1/60, है ना, कि माइनस के 1/60। ये हमारी वैल्यू आ गई 1/v की, 1/v इक्वल्स टू 1/-के 1/60। ये आया 1/v का। हमें पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v की वैल्यू, तो v इक्वल्स टू ये वाली इधर और ये इधर, तो ये हो गया -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गई -60 सेंटीमीटर की, अतः वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। समझ में आई कि एक बार और बताऊं, न्यूमेरिकल में क्या कहा, पहला न्यूमेरिकल हमारा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। सबसे पहले चेक करना कि हमारा दर्पण कौन सा है, कि अवतल है या उत्तल। अब हमें पता लग गया कि हमारा दर्पण कौन सा है, कि अवतल, और प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है इसमें। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमारी माइनस में होती है, तो हमने माइनस में ली। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी, वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो वस्तु की दूरी हमने माइनस में ले ली। तो हमने पीछे एक हम संबंध पढ़ गए थे, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, तीनों ये वाला संबंध था वो। इस वाले फॉर्मूले में हमने अपने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू रखी, यू की वैल्यू रखी, एफ की वैल्यू रख दी, यू की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वी की वैल्यू आई -60। अब तुमने देखा भी होगा कि अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी में जो प्रतिबिंब की दूरी थी वो माइनस में ही थी और हमारी भी माइनस में आ गई, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, गलत नहीं है। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। अब माइनस क्या है ना, तो माइनस की थी ना अवतल दर्पण में, तो ये आंसर हमारा क्या है, सही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अगले लेक्चर में या तो हम क्या करेंगे कि हम अपना पीछे एक टॉपिक स्किप कर गए ना, कौन सा वाला था वो, याद दिलाओ यार, अरे करके तो आए हैं अभी, प्रतिबिंब वाला था ना, प्रतिबिंब वाला कि अगर वस्तु कहाँ रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
कि वस्तु अनंत पर है तो जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर पर है तो वस्तु कहाँ पर, जब वस्तु सेंटर पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो वाला टॉपिक अभी हमने स्किप करा। उसे मैं सोच रहा था कि उसे पीडीएफ से पढ़ाएंगे, है ना, कि पीडीएफ से जल्दी समझ में आएगा, वो व्हाइट बोर्ड पर ऐसे समझ में नहीं आने का, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखा हुआ भी है कि माना फलाना ढिमकाना जो भी है वो सारा का सारा उस पीडीएफ में होगा, तो उस पीडीएफ से पढ़ेंगे। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बॉडी के लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है ना वो, तो इसलिए उसे हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे उसमें थोड़ा सा कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है कहाँ नहीं बनना है ना। बस बाकी आप सबके लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।